बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम मोस्ट सजेस्टेड टॉपिक यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। स्वात रीजन स्टूडेंट्स के लिए हैं, उनके ऑथेंटिक स्लाइड्स हैं बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की। डाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स को जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो कि सिंपल हो, सोल्यूबल हो सके और एसिमिलेबल फॉर्म हो, यानी कि वो आसानी के साथ जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। अब मेटाबॉलिज्म क्या होती है कि अगर हम अभी प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन है, जो हमारी बॉडी के जो है वो ज़रूरत है, वो जो नाइट्रोजन होती है, मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन हम प्रोटीन्स के फॉर्म में जो है वो डाइट में कंज्यूम करते हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं वो चूँकि बहुत बड़े होते हैं, हम उनको जो है नहीं कर सकते, इतना आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे डाइटरी प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम थ्रू डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम उसको अमाइनो एसिड्स में जो है उनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। और इनमें जो हमारे पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं, वो होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। वो एंजाइम जो डाइटरी प्रोटीन्स होती हैं उनको अमाइनो एसिड में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आसानी के साथ सिंपल सोल्यूबल फॉर्म होती है, आसानी के साथ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जो है वो सिक्रीट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिनके हमारे पास जिनकी तादाद 3 है, जिसमें स्टमक है, पेंक्रियास है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो हैं हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होते हैं, यानी ये प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करते हैं और उसको अमाइनो एसिड में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की क्लीवेज, यानी कि मॉलिक्यूल्स को हम कट करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वाटर का यूज़ करते हुए हम उस मॉलिक्यूल्स को जो है वो डिवाइड करते हैं। इसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसके अलावा ये जब हमारे पास जो हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े, जिसमें हमारे पास जो है स्टमक, पेंक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन था, तो ये जब हमारे पास वहाँ से सिक्रीट होते हैं तो ये जाइमोजिन के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टमक से जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, सिक्रीट हुए हैं, चाहे वो पेंक्रियास से हुए हैं, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हुए हैं, तो इनमें जो सबसे पहले फॉर्म होगी वो इनएक्टिव फॉर्म होगी। अब ये एक्टिवेट कब होंगे? इनके ऊपर जो है हमारे पास एक मास्क सा लगा होता है पेप्टाइड चेन का, यानी जब हमारे पास एक बॉटल होती है उसके अंदर उसके ऊपर जो होता है वो ढक्कन होता है। इसी तरह जो हमारे पास ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं इनके ऊपर हमारे पास एक मास्क होता है, एक ढक्कन होता है, एक पेप्टाइड चेन होती है। जब ये हमारे पास इंटेस्टिनल ल्यूमेन, अब ल्यूमेन क्या है? जब ये हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ये जो एंजाइम होते हैं, ये जब इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के साथ जब इनका इंटरेक्शन आता है, ये जब वहाँ पर जाते हैं तो जब उनकी जो है अट्रैक्शन जब आती है, उसकी अट्रैक्शन से हमारे पास जो सबसे पहले जो है वो ये होता है कि ये जो पेप्टाइड चेन होता है उनके ऊपर एक मास्क लगा है एंजाइम के ऊपर, ये हट जाता है और वो जो एंजाइम होता है वो जो है फुली एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रोटीन्स के जो है वो हाइड्रोलाइसिस को शुरू करता है। अब ये जो हमारे पास प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये एक्सोपेप्टिडेजेस भी हो सकते हैं, एंडोपेप्टिडेजेस भी हो सकते हैं। एक्सोपेप्टिडेजेस यानी ये वो एंजाइम होंगे जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स को जो है एक ही टाइम पर जो है पेप्टाइड चेन्स के एंड से ये जो है वो रिमूव करेंगे, यानी कि इनका जो ताल्लुक होगा वो पेप्टाइड चेन्स की एक्सट्रीम्स के साथ होगा। ये एक ही टाइम पे जो है हमारे पास उसके स्टार्ट और एंड दोनों पर जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे, तो ये इनका दोनों के साथ, एक्सो का मतलब ये है कि इसका एक्सट्रीम के साथ ताल्लुक होगा, सर और जो उसके पैर होंगे, यानी कि जो उसके हेड पर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के जो हेड पर अमाइनो एसिड्स होंगे और जो हमारे पास एंड पर हमारे पास अमाइनो एसिड्स होंगे, ये इन दोनों को एट अ टाइम जो है वो इसको हाइड्रोलाइज करेगा। अब एंडोपेप्टिडेजेस, अब ये वो पेप्टिडेजेस होते हैं जो कि थ्रू आउट द मोलिक्यूल, यानी कि अगर हम इस पेप्टाइड चेन को अगर हम एक स्ट्रक्चर के साथ जो है वो कंपेयर करें, तो ये जो एक्सोपेप्टिडेजेस होते हैं तो ये जो है उनके सर और पैर को डायरेक्ट जो है वो इफेक्ट करते हैं।
और एंडोपेप्टिडेजेस ये पूरी बॉडी को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। ये पूरी बॉडी से जो है अमाइनो एसिड्स को जो है वो लेते हैं और उसको फिर हाइड्रोलाइज़ कर देते हैं। तो ये जो एक्सो और एंडो का जो है यहाँ पर ज़िक्र है तो वो इस वजह से है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो याद रखना है। अब अगर हम बात करें डाइजेशन इन ओरल कैविटी की, यानी हमारे पास जो फूड जो है सबसे पहले हमारे माउथ से जो है वो हमारे ओरल कैविटी में जो है वो आती है। जब उसकी डाइजेशन जो है वो होती है तो सबसे पहले जो खुराक की तोड़ फोड़ है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। अब आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास सलाइवा है उसके अंदर हमारे पास कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो मौजूद नहीं है। अब ये जो सलाइवा है उसका फंक्शन है कि उस खुराक को लुब्रिकेट करना और ये हमारे पास जो है उस खुराक को जो है सोल्यूबल बनाने के लिए जो है ताकि उस पर प्रोटोलाइटिक एंजाइम जो है वो आसानी के साथ उस पर असर कर सके। तो ये खुराक को जो है वो इतना सोल्यूबल करता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम निवाला लेते हैं तो हमारे दांत हो गए उनको मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है, हमारे सलाइवा के अंदर लाइपेज है, डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं, वो उस खुराक की जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। तो जब हमारे पास जो है जब हम उनकी मास्टिकेशन करते हैं, उनकी च्यूइंग करते हैं तो एक बोलस सा बन जाता है और अब वो बोलस जो है वो हमारे पास ओरल कैविटी के थ्रू अब जाएगा स्टमक में। अब गैस्ट्रिक एसिड जो है वो उस पर अपना एक्ट करेंगे। यहाँ तक हमारे पास ओरल कैविटी थी, अब स्टमक का जो है वो सिस्टम शुरू हो गया। अब स्टमक के अंदर हमारे पास जो है उसके गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास HCl है और 4 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिसमें हमारे पास पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिसिन और गिलेटिनेज, ये 4 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। अब HCl का क्या फंक्शन है? अब वो जो खुराक है वो ओरल कैविटी से जो है वो स्टमक में आ गई है। स्टमक में अब हमारे पास HCl है और 4 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिनको अभी हम वन बाय वन जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो इनका जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है हमारे पास HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना किस तरीके से रोल अदा करता है, तो ये सबसे पहले प्रोटीन्स की जो है वो डीनेचरेशन करता है। इसके अलावा जो है जो हमारे पास ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये जो हमारे पास 4 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का हमने स्टमक में जो है वो जिक्र किया है, इनकी एक्टिवेशन के लिए जो है वो हमारे पास HCl जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो है इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन है, यानी कि ये जो हमारे पास एसिडिक पीएच होता है स्टमक का के अंदर जो है जब भी कोई फूड जाता है तो वो उस एसिडिक एनवायरनमेंट में जाकर जो है वो मज़ीद उसकी डाइजेशन होती है। तो वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट है स्टमक में वो HCl की वजह से मेंटेन रहता है। यानी ये हमारे पास एक बैरियर का काम भी करता है क्योंकि कोई भी पैथोजेंस जो है एसिडिक जिस तरह का ये एसिडिक एनवायरनमेंट जो है इसने बनाया हुआ होता है उसमें कोई पैथोजन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता और वो उसी में जो है वो किल हो जाता है और उसकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी के लिए भी जो है वो ऑप्टिमम पीएच को प्रोवाइड करता है और साथ साथ जो है वो फूड की डाइजेशन भी करता है। अगर हम HCl की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इसका जो सबसे मेन रोल है यानी स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट को जो है वो मेंटेन रखना और हमारे पास जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं और जो पैथोजेंस से जो है वो अगेंस्ट एक बैरियर बनाना है, तो ये इसके हमारे पास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में आते हैं। अब हम अपने पहले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी पेप्सिन की बात करते हैं। हमारे पास स्टमक के लाइनिंग में हमारे पास चीफ सेल्स मौजूद होते हैं, वहाँ से पेप्सिनोजिन जो है वो सिक्रेट होते हैं। ये जो है पेप्सिनोजिन जो है ये पेप्सिन का एक इनएक्टिव फॉर्म होता है जो कि ये जो है खुद की वजह से भी जो है एक्टिवेट होता है और HCl की वजह से भी, यानी इसको फिर हम ऑटो कैटालाइसिस बोलते हैं जो कि खुद ही खुद को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो। अब ये क्या होते हैं, ये एसिड स्टेबल एंडोपेप्टिडेजेस होंगे। अब एंडो का लफ्ज आ गया है यानी कि ये पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल की पूरे पेप्टाइड चेन पर जो है ये उसको हाइड्रोलाइज करेंगे। एसिड स्टेबल होंगे यानी कि ये जो है एसिडिक कंडीशन में भी जो है ये हमारे पास सरवाइव कर सकते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 होता है।
तो ये एसिड स्टेबल एंडोपेप्टिडेज है, यानी कि ये जो है हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में 1.6 से 2.5 तक जो है सरवाइव कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर इनका जो पीएच है अगर ये 5 से अबव हो जाए तो ये हमारे पास इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर हमारे पास पीएच जो होता है वो हाई हो जाता है और वो बेसिक कंडीशन में जो है वो गुजारा नहीं कर सकते। अब ये वो उन पेप्टाइड चेन के लिए जो है वो एक्टिव होते हैं जो एमाइनो ग्रुप जो है वो हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जो मैंने आपको एरोमेटिक अमाइनो एसिड समझाया था कि जिनमें हमारे पास बेंजीन रिंग जो है शामिल होगी, 6 कार्बन कंपाउंड रिंग होती है ये, जिसमें 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जिसमें फिनाइल एलेनिन था, टायरोसिन था। तो ये हमारे पास उस जैसे अमाइनो एसिड्स के लिए, उस जैसे पेप्टाइड चेन्स के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव रहते हैं। अब अभी हम अपने सेकंड प्रोटोलाइटिक एंजाइम के बारे में जो है वो बात करते हैं, जो कि है रेनिन। रेनिन जो है ये हमारे पास इन्फेंट में मौजूद होता है, लेकिन ये अडल्ट की गैस्ट्रिक जूस में जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन बहुत से कमर्शियली अभी भी जो है अडल्ट के लिए ये कमर्शियली रेनिन टैबलेट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ये सिक्रीट होता है प्रोरेनिन के फॉर्म में, और ये जो है हमारे पास एक्टिवेट होता है बाय HCl, और उसके अलावा जो है ये ऑटो कैटालाइसिस भी होता है पेप्सिन की तरह। इनका जो सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है जो कि आप लोगों ने याद रखना है, ये जो है हमारे पास कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है। यानी कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होती है, ये कन्वर्ट कर देता है कैसिनोजिन, एक मिल्क प्रोटीन होता है उसको ये कैसीन में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे पास कोगुलेट्स हो जाते हैं, यानी एक्यूमुलेट होकर एक जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो मिल्क होता है वो कर्ड हो जाता है, यानी उसका जो सॉलिड पार्ट होता है और लिक्विड पार्ट वो अलग हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो बच्चों में जो है वो डाइजेशन के लिए एक अच्छा जो है वो अच्छा साबित होता है। अगर कमर्शियली जो है देखा जाए तो ये जो रेनिन की टैबलेट्स होती हैं ये चीज़ में जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये उस चीज़ में भी यूज़ होती है। तो आपने चीज़ को भी देखा होगा कि ये सॉलिड होता है, फिर अगर उनको हीट दिया जाए तो वो भी जो है वो लिक्विड वो अलग हो जाते हैं। तो ये रेनिन टैबलेट्स कमर्शियली जो है वो यूज़ होती हैं। अब अगर हम जो है जो थर्ड और फोर्थ गैस्ट्रोसिन और गेलिटिनेज है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये भी जाइमोजिन फॉर्म में सिक्रीट होंगे, और ये भी एसिड स्टेबल होते हैं और एक्टिवेट होते हैं HCl के प्रेजेंस से। अब इनका ज़्यादा फंक्शन नहीं होता, ये जस्ट गेलेटिनेज जो है गेलेटिन पर एक्ट करते हैं और इसको हाइड्रोलाइज करके इसको शॉर्ट पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। गेलेटिन जो है ये हमारे पास एक स्मॉल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज में जो है वो पाया जाता है। तो ये जो गेलेटिनेज होता है ये बेसिकली उस गेलेटिन पर एक्ट करता है ताकि उसको हाइड्रोलाइज करके शॉर्ट पेप्टाइड चेन को करे। और अगर हम जो है गैस्ट्रेसिन की बात करें तो गैस्ट्रेसिन का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादातर पेप्सिन के साथ जो है वो सेम होगा, और इसी तरह जो है प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो है स्टमक के HCl और 4 प्रोटियोलाइट्रिक एंजाइम जो हैं यहाँ पर एंड करते हैं। अब वो जो फूड है अब वो स्टमक से जो है वो हमारे पास इंटेस्टाइन में, यानी कि जो ड्यूडिनम है उस पर पहुँच गया है। ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ तक जब वो पहुँच गया है तो अब इस पर जो है हमारे पास एक और हमारा जो जूस है वो एक्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। अब ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये हमारे पास पैंक्रियाज से जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। अब इसके तमाम जितने भी एंजाइम होंगे वो अल्कलाइन मीडियम में जो है वो स्टेबल रहेंगे, यानी जो है इनकी जो अल्कलाइनिटी होती है वो बाइल जूस और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये उनकी वजह से प्रोवाइड होती है। जिस तरह हमने स्टमक में HCl के बारे में पढ़ा कि जो स्टमक का जो हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट है वो जो है HCl की वजह से है, इसी तरह हमारे पास जो पेंक्रियास का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अल्कलाइन मीडियम इन्वायरमेंट है, यानी कि इसमें अब पीएच जो होगा
वो बेसिसिटी की तरफ जाएगा, यानी इसमें जो पीएच होगा वो अबव देन 7.45 होगा। पेंक्रियाज जो है वो बेसिसिटी और उसके एंजाइम में जो है वो बेसिसिटी इन्वायरमेंट में जो है, जिनको हम अल्कलाइन मीडियम या अल्कलाइनिटी बोलते हैं, उस इन्वायरमेंट में भी जो है वो एक्टिवेट होंगे। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि स्टमक में हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का पीएच कम होता है, और पेंक्रियाज में और उस पेंक्रियाटिक जूस की वजह से जो हमारे पास एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो वो भी जो है वो हाई पीएच में जो है वो सरवाइव कर सकेंगे। अब पेंक्रियाटिक जूस में हमारे पास कौन कौन से हैं, जिसमें ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कोलिजिनेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस जो हैं ये शामिल है। तो अब सबसे पहले हम ट्रिप्सिन पढ़ते हैं। ये हमारे पास जो है जाइमोजिन फॉर्म, ट्रिप्सिनोजिन के फॉर्म में जो होता है वो सिक्रीट होता है। इसका बाकी जो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम हैं, इनका और इसमें डिफरेंस ये है, क्योंकि ये जो है ट्रिप्सिनोजिन, इसका जो इनएक्टिव फॉर्म है, जाइमोजिन फॉर्म है, ये इंट्रोकाइनेज की वजह से जो है ये एक्टिव फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले इसका प्राइमरी फंक्शन तो वही प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करना, जिनके लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे पास दूसरे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जिसमें हमारे पास कीमोट्रिप्सिन आ गए, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गए, तो ये उनको जो है हमारे पास एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है ये जो ट्रिप्सिन को जो है ये कीमोट्रिप्सिन की जो है ये एक्टिवेशन करते हैं, तो ये भी साथ साथ जो है वो प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में कन्वर्ट करते हैं, फिब्रिनोजिन को जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा इसका एक वीक एक्शन होता है कैजीन पे। अब इसका ज़िक्र जो है वो हमने इससे पहले रेनिन में भी किया है, यानी ये हमारे पास एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि मिल्क के अंदर पाया जाता है। ये जो होता है इसकी एक्यूमुलेशन जेल लाइक सब्सटेंस में इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है जब भी हमारे पास रेनिन उस पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो मिल्क का सॉलिड और लिक्विड पार्ट होता है वो जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो इसका जो है ट्रिप्सिन का भी उस केसिन पर जो है वो एक्शन है, लेकिन एज कम्पेयर टू रेनिन जो है वो इसका इतना स्ट्रॉन्ग फंक्शन जो है वो नहीं है। अगर अभी हम जो है कीमोट्रिप्सिन के रोल की बात करें, तो जिस तरह हमने कहा कि ये जो है ट्रिप्सिन की वजह से भी एक्टिवेट होगा और ये खुद की वजह से भी होगा, और जो खुद की वजह से भी जो है एक्टिवेट होते हैं तो वो हमारे पास ऑटो कैटालाइटिकली जो है ऑटो कैटालाइज्ड पेप्टाइड्स यानी एंजाइम्स होते हैं वो। अब ये क्या करते हैं, क्लीव्स का मतलब होता है कैंची है, कट है, यानी कि ये उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को जो है उन एरोमेटिक अमाइनो एसिड से जो है वो कट करते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिनमें बेंजीन रिंग्स शामिल हैं, तो ये उनको जो है हमारे पास कट करेंगे। और दूसरा, ये जो मिल्क प्रोटीन होती हैं ये उनको हाइड्रोलाइज करेंगे। इनके ये दो फंक्शंस हैं, यही इनके मेन और इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। अभी अगर हम कार्बोक्सी पेप्टिडेज के रोल की बात करें, ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस होते हैं ये हमारे पास वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो पैंक्रियाटिक जूस में शामिल हैं। तो इनका जो प्राइमरी फंक्शन होगा तो ये वही प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी, पेप्टाइड्स को ब्रोक डाउन होगा और उनसे अमाइनो एसिड्स को जो है वो रिमूव करना होगा और उनको स्मॉल पेप्टाइड्स में जो है वो चेंज करना होगा। ये जो है हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन के फाइनल स्टेजेस में जो है वो शुमार होती हैं, जिसमें हम प्रोटीन्स को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं वो अमाइनो एसिड्स में, ताकि वो जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। इसके अलावा जो ये हमारे पास ये पेंक्रियाज से जो सिक्रीट होंगे पैंक्रियाटिक जूस में शामिल होते हैं, इसके साथ साथ जो है इसका जो रोल है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टिनल ल्यूमन में भी है, जो कि वहाँ पर भी ये प्रोटीन की डाइजेशन को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। इसमें हम 2 टाइप्स ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ए है और बी है। जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए है, ये हमारे पास एक ऐसा स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो अमाइनो एसिड या ब्रांच्ड हो या एरोमेटिक हो, यानी जिनके एंड्स पर, जिनके स्टार्ट एंड एंड जिनको हम एज अ होल सी टर्मिनस बोलते हैं, तो ये जब टर्मिनल एंड पर हमारे पास अगर रिंग्स अटैच है या ब्रांच अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं ताकि ये वहाँ से अमाइनो एसिड को जो है वो रिमूव कर सके। यानी इसका जो रोल है वो एज अ एक्सोपेप्टिडेजेस होते हैं,
इनकी जो एक्टिवेशन होती है वो ट्रिप्सिन की वजह से भी होती है और ये ऑटो कैटालाइटिकली भी होते हैं, यानी ये खुद को भी जो है वो स्टिमुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये चूँकि एक्सोपेप्टिडेज़िस पे ये रोल अदा करेंगे, तो ये हमारे पास वो अमाइनो एसिड जिनमें एरोमेटिक रिंग शामिल है या वो अमाइनो एसिड जो कि ब्रांच्ड हैं, तो ये उनके लिए स्पेसिफिक होंगे। अब अगर हम कार्बोक्सी पेप्टिडेज़ बी की बात करते हैं, तो ये एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हमारे पास ये भी जो होते हैं एक्सोपेप्टिडेज़ ही होते हैं, लेकिन ये हमारे पास उन अमाइनो एसिड्स के लिए होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, यानी उनके जो है हमारे पास जिस तरह लाइसिन हो गए, आर्गिनिन हो गए, यानी उनके जो कार्बोक्सिल एंड होती है हमारे पास सिंपल बेसिक एंड और बेसिक अमाइनो एसिड्स होती हैं, तो ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज़ भी। अगर हम इनकी स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये जो है उन्हीं पेप्टाइड बॉन्ड्स के क्लीवेज के लिए एज अ कैंची अगर आप यूज़ करें तो ये उन के लिए एक एज अ कैंची काम करता है जो कि बिल्कुल बेसिक अमाइनो एसिड्स हमारे पास होते हैं। अब अगर हम इलास्टेज और कोलेजिनेज की बात करें तो ये जो है सबसे पहले तो हमारे पास जो इलास्टेज है ये ट्रिप्सिन से एक्टिवेट होता है पेप्टाइड बॉन्ड पर, जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स पर इनकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स पर हमारे पास शामिल होती है। इसके अलावा जो है ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि ये उनके प्राइमरी हार्मोन्स हैं। इसके अलावा जो है जो इलास्टेज होते हैं ये इलास्टिन की ब्रेक डाउन करते हैं। अब इलास्टिन क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज में जो है वो पाया जाता है। ये जो इलास्टेज होता है ये बेसिकली उस इलास्टिन पर एक्ट करता है ताकि उसको शॉर्ट या स्मॉल पेप्टाइड और अमाइनो एसिड में जो है वो कन्वर्ट कर सके। अब अगर हम कोलेजिनेज की बात करें तो कोलेजिनेज जो है वो कोलेजन की ब्रेकडाउन के लिए जो है वो हमारे पास शामिल होता है। कोलेजन क्या है? ये भी एक प्रोटीन है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है। तो ये जो कोलेजिनेज होंगे ये उनके जो है उनके लिए क्लीवेज काम करेंगे और उनको स्मॉलर पेप्टाइड और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा जो इनका प्राइमरी फंक्शन है यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में जो है ये अपना रोल अदा करेंगे। अब यहाँ तक हमारे पास जो पेंक्रियाटिक जूसेस के जितने भी एंजाइम्स थे यहाँ पर एंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है जो फूड है अब वो इंटेस्टाइन में जो है वो चला गया है। अब इंटेस्टिनल जूस जो है वो उस पर एक्ट करेगा। ये जो आप लोग ये वाला डायग्राम देखते हैं ये अभी तक हमने जितने भी जो है स्टमक और पेंक्रियास के एंजाइम्स पढ़े हैं तो ये उनके बारे में है कि वो किस तरीके से जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स पर जो है वो एक्ट करते हैं, जिसमें हमने पेप्सिनोजिन पढ़ा कि वो एक्टिवेट होकर पेप्सिन बन जाएगा और फिर उसके बाद जो ट्रिप्टोफन है, फिनाइल एलानिन है, ल्यूसीन है, ये भी हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरह जो है जब वो पेंक्रियास के अंदर तो ये ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इलास्टेज ये डिफरेंट जो हमने एंजाइम्स पढ़े हैं तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स पर जो है वो एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ तक जो है पेंक्रियास और स्टमक का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया। अभी हम पढ़ेंगे इंटेस्टिनल जूस के बारे में, यानी फूड अब इंटेस्टाइन में जो है वो अंदर चला गया है। अब उस पर जो है 4 चीज़ें एक्ट करेंगी। एक तो इंट्रोकाइनेज। अब इंट्रोकाइनेज के बारे में आप लोग को याद होना चाहिए कि ये हमारे पास ट्रिप्सिन को जो है वो एक्टिवेट कर रहा था। इसके अलावा इसके अंदर अमाइनो पेप्टिडेजेस होंगे, प्रोलिडेज होंगे और डाई और ट्राई पेप्टिडेजेस होंगे। सबसे पहले जो है वो हम इनके फंक्शंस के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं जो कि एंजाइम्स हैं, इंटेस्टिनल एंजाइम्स। इंटेस्टिनल एंजाइम्स, तो सबसे पहले आपने इन एंजाइम्स के बारे में ये याद रखना है कि इनको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास इंटेस्टाइन के ड्यूडिनल म्यूकोसा से जो है ये तमाम एंजाइम्स वहाँ से एक्टिवेट होते हैं, वहाँ से सिक्रीट होते हैं। तो इनमें जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है इंटेरोकाइनेज, जिनको हम एंटेरोपेप्टिडेज भी कहते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो कि ड्यूडिनल म्यूकोसा में हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ड्यूडिनल म्यूकोसा में ब्रश बॉर्डर, यानी ब्रश बॉर्डर का ये मतलब होता है कि अब चूँकि फूड जो है वो हमारे पास पेंक्रियास से जो है वो इंटेस्टाइन में एंट्री करता है, तो इस फूड को पास आउट होने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जहाँ पर सीलिया, स्पाइक्स इस तरह के वर्ड्स यूज़ हों तो इसका मतलब यही होगा कि ये अपने से जुड़ी चीज़ को जो है वो आगे की तरफ धकेलेंगे। तो ये जो ब्रश बॉर्डर होते हैं, अगर आप लोगों ने ब्रश देखा हो
तो इसमें भी हमारे पास डिफरेंट स्पाइक्स होते हैं। तो इसी तरह जो ड्यूटेनम है उसमें भी होते हैं ताकि वो फूड को आगे की तरफ प्रोसीड करे। वहाँ पर हमारे पास एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, वहाँ से ये जो एंजाइम होता है ये सिक्रीट होता है। इसके जो फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन के लिए, यानी ट्रिप्सिनोजिन फॉर्म में होता है, उसको ट्रिप्सिन बनाने के लिए जो है वो हमारे पास एक अहम किरदार अदा करता है, जो हमारे पास एक बहुत प्रिकर्सर है ट्रिप्सिनोजिन, ये उसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। उसके अलावा जो है ये पेंक्रियाटिक एंजाइम की एक्टिवेशन करता है, जिनमें हमारे पास जो होते हैं ट्रिप्सिन आ गया, उस ट्रिप्सिन की वजह से फिर हमारे पास कीमोट्रिप्सिनोजिन वो एक्टिवेट हो जाता है, पेप्टिडेजेस वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि मज़ीद प्रोटीन डाइजेशन को जो है वो सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो इसकी लिब्रेशन में जो है, यानी इसको स्टे रखने में, इसको जो है मुनासिब मिकदार में रखने में, इसको रेगुलेट रखने में जो है वो बाइल साल्ट्स का एक अहम किरदार है। अब सेकंड एंजाइम हमारे पास है अमाइनो पेप्टिडेज। ये हमारे पास वो एंजाइम होंगे जो कि पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि उनसे अमाइनो एसिड जो हैं वो रिमूव किए जा सके। ये एज अ एक्सोपेप्टिडेजेस काम करेंगे, यानी उनके जो टर्मिनल एंड्स होंगे ये वहाँ से अमाइनो एसिड्स को रिमूव कर देंगे। अब अगर हम प्रोलिडेज की बात करें तो ये एक ऐसा एंजाइम होगा, ये भी एक्सोपेप्टिडेज होगा, लेकिन ये हमारे पास क्या करेगा कि ये डाईपेप्टाइड्स जो होते हैं उनमें हमारे पास प्रोलीन या हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो होते हैं वो शामिल होती हैं। तो ये बेसिकली उन एंजाइम और उन पेप्टाइड्स की जो है उन रेसिड्यूज को जो है वो रिमूव करेगा पेप्टाइड चेन से। ये हमारे पास जो है प्रोटीन डाइजेशन की जो है लास्ट स्टेजेस में ये शामिल होते हैं जो प्रोलिडेज है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेप्टाइड्स की इंटेस्टाइन में यहाँ पर पेप्टाइड्स की फाइनल ब्रेकडाउन जो है वो होती है, और इसमें वो जो है बाकायदा तौर पर अमाइनो एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रोलिडेज है तो ये उन फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। अब अगर हम डाई एंड ट्राई पेप्टिडेजेस की बात करें तो ये भी हमारे पास फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन में जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। ये हमारे पास एपिथेलियल सेल्स यानी ब्रश बॉर्डर में प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के इंटीरियर वॉल में, ड्यूटेनल वॉल में। इसके अलावा जो ट्राई पेप्टिडेजेस होते हैं ये ट्राई पेप्टाइड को डाई में कन्वर्ट करते हैं और एक फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फिर डाई पेप्टिडेज जो है वो डाई को जो है वो फ्री अमाइनो एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह ये जो सिंपल प्रोसीजर्स है जो है ये चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इंटेस्टिनल एंजाइम्स और खुराक की जो तोड़ फोड़ है, जो प्रोटीन डाइजेशन है, वो यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम पढ़ेंगे कि वो डिजीजेस जो कि प्रोटीन की डाइजेशन के साथ जो है वो इन्वॉल्व हैं। इनमें जो सबसे पहले आता है वो है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, यानी इसमें सिंपल आप लोग ये याद रखें कि इसमें जो होती है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, अगर इनकी प्री मेच्योर एक्टिवेशन हो जाए, यानी इनकी ज़रूरत नहीं है और इनको किसी ने स्टिमुलेट नहीं किया, एक्टिवेट नहीं किया, और ये खुद से एक्टिवेट हो जाते हैं और बगैर टाइम के प्री मेच्योर एक्टिवेशन होती है, तो वो क्या होती है कि अब ये चूँकि ख़तरनाक होते हैं हमारे अपने हमारे अपने म्यूकोसा के लिए भी, तो ये जो हमारे पास जब सिक्रीट हो जाते हैं तो ये हमारे अपने ही सिक्रीटरी म्यूकोसा जो हमारे स्टमक के अंदर है, चाहे वो पेंक्रियास है, चाहे वो इंटेस्टाइन है, तो ये उसी के जो लाइनिंग होती है ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस जो है वो काज होता है। ये हमारे पास एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और ज़्यादातर केसेस में जो है फिर पेंक्रियास को रिमूव कर देते हैं। सेकंड हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि अब हमने डाइजेशन भी पढ़ लिया और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड जो हैं वो एब्जॉर्ब किस तरीके से होते हैं। तो जो हमारे पास प्रोटीन्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएं अमाइनो एसिड्स में, तो अब वो रेडी हैं एब्जॉर्ब होने के लिए। इनमें से हमारे पास कुछ पेप्टाइड्स इस तरीके से होते हैं कि वो अनडाइजेस्टेड जो है वो रह जाते हैं। तो अब हमारे पास दो चीज़ें होंगी,
एक जो है जो अमाइनो एसिड डाइजेस्ट होकर हमारे पास आए हैं, एक वो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और एक ये जो ओलिगोपेप्टाइड्स हैं जो कि अनडाइजेस्टेड रह गए हैं, अब इनकी एब्जॉर्प्शन होगी। अब ओलिगोपेप्टाइड जो है इनकी जो एब्जॉर्प्शन साइड है वो ड्यूडेनम है और प्रॉक्सिमल ड्यूजिनम है, और जो अमाइनो एसिड है वो इलियम है और डिस्टल ड्यूजिनम है। ये जो है आप लोगों ने एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग जो है वो इसको याद रखना है। तो अभी हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, स्लाइड्स में जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिसिंग हैं, तो आप लोग जो है वो अगर कोई पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लगता है तो मैं आपको बताऊंगी, तो वो आपने जो है वो अपने साथ नोट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में जब अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन होती है तो सबसे पहला स्टेप तो इसका ये होगा कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स में जो है वो ब्रेक कर जाएंगे स्मॉल पेप्टाइड से। जो हमारे पास एंजाइम्स हैं, प्रोटीएसेस हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, पेप्टिडेजेस हैं, यानी इन तमाम एंजाइम्स ने जो है वो प्रोटीन्स पर एक्ट किया और उनको अमाइनो एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया इंटेस्टिनल ल्यूमेन तक, यानी इंटेस्टाइन तक जो है इन एंजाइम्स ने, जो कि अभी तक हमने पढ़े, उन सब ने इन पे एक्ट कर दिया। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होंगे ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो है वो बाइंड हो जाएंगे। जो हमारे पास इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें जो है ट्रांसपोर्टर्स मौजूद होंगे, तो ये अमाइनो एसिड उनके साथ जो है वो बाइंड हो जाएंगे। ये ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करके जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्टर्स थे, यानी ये जो प्रोटीन्स थे जिन्होंने अमाइनो एसिड को अपने साथ बाइंड किया, अब सोडियम आयंस जो है वो इनके साथ बाइंड हो जाएंगे और इनके अंदर जो है कन्फर्मेशनल चेंजेस जो हैं वो अकर हो जाएंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस वो चेंजेस होती हैं जो कि किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर या शेप में उसको चेंज हो जाए, यानी उसका पूरा स्ट्रक्चर या शेप चेंज हो जाए। तो ये जो सोडियम आयंस होते हैं ये उस ट्रांसपोर्टर के साथ मिल जाते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं, जिनकी वजह से वो जो अमाइनो एसिड होता है वो इनके साथ बाइंड कर जाता है। अब जो सोडियम ग्रेडियंट की जो एनर्जी होती है वो इस अमाइनो एसिड्स को जो है वो सेल्स तक लेकर जाने में एक अहम किरदार अदा करती है। अब ये जो अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स था जिसमें हमारे पास जो है सबसे पहले अमाइनो एसिड जो है ट्रांसपोर्टर पे अटैच हुआ, फिर उन पर जो है वो हमारे पास सोडियम आयन अटैच हुआ, ये जो इनका एक कॉम्प्लेक्स बना, अब ये एक कन्फर्मेशनल चेंजेस से गुजरेगा जिसमें हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड होगा ये साइटोप्लाज्म और ये जो हमारे पास इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स हैं ये उनके साइटोप्लाज्म में जाकर जो है वो रिलीज होगा। यानी कि हमने एपिथेलियल सेल से स्टार्ट किया था और अब वो उनके साइटोप्लाज्म में जो है वो रिलीज होगा। अब जो हमारे पास जो है अमाइनो एसिड्स हैं वो सेल में भी जो है वो मेटाबोलाइज हो सकते हैं ताकि उससे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। इसके अलावा जो है ये हमारे पास मेम्ब्रेन के थ्रू भी जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब वो जो मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं यानी वो बेज़ोलैटरल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होंगे उसमें बेसिकली क्या होगा कि वो जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल से जो है बाहर की साइड पे निकल जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स के साथ वो अटैच हो जाएंगे। यानी कि जब वो अमाइनो एसिड ये जब ब्लड में जो है एंट्री करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, तो वो जो है लिवर तक जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। उस हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू वो जो लिवर होगा वो उन अमाइनो एसिड्स को जो है वो ले लेगा और उसको डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो है वो उसी ब्लड स्ट्रीम उसी ब्लड के थ्रू जो है वो पहुंचा देगा। अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जब वो जो ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स था सोडियम आयन ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स वो जब साइटोप्लाज्म में गया तो वहाँ पर वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ हुआ। इसके अलावा जब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकला ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गया लिवर के पास, लिवर ने जो है उसको लिया और पूरी डिफरेंट टिश्यूज़ में जो है वो उसको पहुंचा दिया ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके और डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सके। तो ये हमारे पास पूरी एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स की स्टोरी है। अगर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिसिंग है तो आप लोगों को जो मैंने स्टोरी बताई है उनको आपने जो है सही तरीके से जो है वो सुनना है।
अब हमारे पास आता है, अब ये तो है हमारे पास वो अमाइनो एसिड जो कि जिनकी डाइजेशन हो गई। अब ओलिगोपेप्टाइड्स, अब ये वो पेप्टाइड्स हैं जो कि अनडाइजेस्टेड रह गए, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो इनकी जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि वही प्रोटीन्स जो है वो ब्रोकन डाउन हो गए, उनमें से कुछ अनडाइजेस्टेड रह गए, जो एंजाइम्स ने उन पे जो है वो एक्ट किया वो अनडाइजेस्टेड रह गए। अब यहाँ तक तो स्टोरी समझ आती है। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो ओलिगोपेप्टाइड्स होंगे, ये पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर जिसमें PT1 H डिवाइडेड बाय पेप्टाइड को ट्रांसपोर्टर, ये जो है हमारे पास पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर है, इनके नाम आपने याद रखने हैं। तो ये जो ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं ये इनके साथ बाइंड करते हैं, वही इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पर ये इन ट्रांसपोर्टर के साथ जो है ये बाइंड करेंगे। अब हमारे पास इस ट्रांसपोर्टर के साथ प्रोटॉन डोनर जो है ये शामिल हो जाएगा। जिस तरह अमाइनो एसिड के साथ जो है सोडियम आयन शामिल हुआ था, अब इनके ट्रांसपोर्टर के साथ, यानी अब ये जो ओलिगोपेप्टाइड थे ये अपनी गाड़ी में बैठ गए, ट्रांसपोर्टर इनकी गाड़ी के लिए गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी के पर जो है एक और प्रोटॉन यानी एक और मुसाफिर आया, उसने इसके अंदर जो है कन्फर्मेशनल चेंजेस काज की, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास प्रोटॉन की एनर्जी थी वो उस ओलिगोपेप्टाइड्स को सेल तक पहुंचाने के लिए जो है वो हमारे काम आई। अब यहाँ से हमारे पास सारा प्रोसेस वही है, जस्ट आप लोगों ने गौर किया होगा कि जस्ट सिर्फ नाम चेंज है, जहाँ पर सोडियम था वहाँ पर प्रोटॉन जो है वो आ गया है। तो अब प्रोटॉन ने कन्फर्मेशनल चेंजेस करके अपनी एनर्जी को यूज़ करते हुए उस ओलिगोपेप्टाइड्स को जो है वो सेल तक ले गया। अब ये जो ओलिगोपेप्टाइड ट्रांसपोर्टर कॉम्प्लेक्स था कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद, तो अब ये उसी तरह साइटोप्लाज्म में जो है ओलिगोपेप्टाइड को रिलीज कर देंगे। वहाँ पर ये जो ओलिगोपेप्टाइड्स होगा ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, यानी जो हमारे सेल के अंदर अपने पेप्टिडेजेस मौजूद थे उनकी वजह से ये अमाइनो एसिड्स में जो है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। अब वो अमाइनो एसिड जो हैं वो या तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो यूज़ होंगे और या जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के थ्रू और चले जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे पास हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में, और फिर लिवर जो है उसी तरह अमाइनो एसिड्स को जो है वो खुद बॉडी टिश्यूज डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक जो है वो पहुंचा देगा। प्रोटीन सिंथेसिस भी हो गई और एनर्जी प्रोडक्शन और बॉडीली फंक्शंस के लिए लिवर जो है डिफरेंट टिश्यूज तक इसको पहुंचा देगा। तो ये हमारे पास है स्टोरी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओलिगोपेप्टाइड्स। अब हम पढ़ते हैं कि इन सब चीज़ों में जो है वो हमारे पास ग्लूटाथायोन, यानी जो हमारे पास ये जो पार्टिसिपेशन है, तो ये इसका क्या रोल होता है हमारे पास डिफरेंट एब्जॉर्प्शन में। ये जो हमारे पास ग्लूटाथायोन है ये बेसिकली अमाइनो एसिड के एब्जॉर्प्शन को इजी बनाने के लिए जो है वो गामा ग्लूटामाइल साइकिल के थ्रू जो है वो हमारी मदद करता है हमारे अमाइनो एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको कहते हैं गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूटाथायोन जो है फ्रीली मूवेबल होते हैं, ये जो है उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं गामा ग्लूटामाइल जो है उसको अमाइनो एसिड्स में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर वो जो गामा ग्लूटामाइल अमाइनो एसिड कम्प्लेक्स बन जाता है वो सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर इसको जो है वो रिलीज़ करते हैं, जहाँ पर ये दोबारा से उस इंट्रासेलुलर प्रोसेसिंग में जो है ये दोबारा से रीयूज़ हो जाता है ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस में। और ये हमारे पास एक साइक्लिक पाथवे है जो कि चलता रहता है, और इसको ये जो गामा ग्लूटामाइल साइकिल या इसको मॉइस्टर साइकिल ये जो नाम दिया गया है ये इसके साइंटिस्ट के नाम के बेस पर जो है वो इनको दिया गया है। ये जो हमारे पास ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिस तरह हमने सेल्स की बात की, उन सेल्स में हमारे पास इंटेस्टाइन, किडनी, सेमिनल वेसिकल्स, एपिडाइडमस, ब्रेन, ये डिफरेंट सेल्स को जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ से जो है ये दोबारा से रीयूज़ हो जाते हैं ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस में। तो ये ग्लूटाथायोन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे। अब अगर हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, तो अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारे पास
ट्रांसपोर्टर का जो है वो हमारे अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में जो है वो एक अहम किरदार है। अगर इन ट्रांसपोर्टर की रेगुलेशन में जो है थोड़ी बहुत भी चेंजेस आ जाएँ तो ये हमारे पास सिस्टीन्यूरिया और हार्ट नर्व जैसी खतरनाक डिसीज़ेज़ जो हैं ये काज़ कर सकती हैं। सिस्टीन्यूरिया ये हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये बेसिकली हमारे पास ये उन डिसऑर्डर में होता है, ये वो उनमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, अमाइनो एसिड जैसे सिस्टीन और नितिन, आर्गिनिन, तो ये हमारे पास वो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि किडनी और गट यानी इंटेस्टाइन में जो होते हैं ये पाए जाते हैं। अब अगर ये ट्रांसपोर्टर जो है इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, इनमें से जो ये वाले हार्मोन्स और ये वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं तो वो एब्जॉर्ब की बजाय वो फीसिस और यूरिन के थ्रू जो है वो बॉडी में लॉस कर देते हैं और सिस्टीन्यूरिया कंडीशन जो है ये अकर हो जाती है। इसके अलावा हार्ट नर्व डिजीज़ ये हमारे पास उन ट्रांसपोर्टर की डेफिशिएंसी की वजह से काज होता है जो कि ट्रिप्टोफन और न्यूट्रल अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जब हमारे पास ट्रिप्टोफन जो है उनके लिए ट्रांसपोर्टर ही नहीं होता, गाड़ी ही नहीं होती, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिनकी वजह से हमारे पास जो है न्यूरोलॉजिकल और स्किन लाइक मैनिफेस्टेशन काज होती हैं, जिनको हम पेलेग्रा लाइक रैशेस कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास हार्ट नर्व डिजीज़ेज़ हैं जो बेसिकली हमारे स्किन को जो है वो केमिकल ट्रांसपोर्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये काज हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फूड एलर्जीज़, यानी ये फूड एलर्जीज़ ये हमारे पास तब होती हैं जब हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड पेप्टाइड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए पिनोसाइटोसिस के थ्रू। ये जो पिनोसाइटोसिस होती हैं इनको हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। ये हमारे पास वो प्रोसेसेस होती हैं जिनमें जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट लिक्विड्स या डिफरेंट पार्टिकल्स को जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी उनको ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी इनगल्फिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो विजिकल फॉर्मेशन करती हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो जो स्किन होती है, वो जो सेल होता है वो डैमेज होने लगता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ग्लूटेन इंड्यूस्ड इंट्रोपैथी है, फिश एलर्जीज़ हैं, एग एलर्जीज़ हैं, यानी ये हमारे पास किसी भी फूड की वजह से, किसी भी ड्रिंक की वजह से होती हैं जो कि पिनोसाइटोसिस के थ्रू हमारे पास होती है। अगर हम अभी ओलिगोपेप्टाइड्स की बात करते हैं या अनडाइजेस्टेड पेप्टाइड्स की, तो ये वो फूड एलर्जीज़ होंगी जिनमें जो पिनोसाइटोसिस हुआ वो अनडाइजेस्टेड पेप्टाइड्स जो है उसने एब्जॉर्ब किया पिनोसाइटोसिस के थ्रू, जिसकी वजह से फूड एलर्जी काज हुई। अगर हम इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो इनकी जो है हमारे पास इंटेस्टाइन जो है उनका जो म्यूकोसा होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इनमें हमारे पास जो है रैशेस, रनिनोज, फेशियल फ्लशिंग, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसे रिएक्शंस जो है ये हमारे पास होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये हमारे पास रैशेस होती हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में जो है फूड एलर्जीज में हमारे सामने आती हैं। अब यहाँ तक जो है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड का पूरा टॉपिक जो है अब ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स और यूरिया साइकिल। तो सबसे पहले जो है हम ये पढ़ते हैं कि इनका कंटेंट क्या होगा, यानी इसमें हम ट्रांस डी एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांस डी एमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक मॉलिक्यूल का अमाइनो ग्रुप जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो ट्रांसफ़र होगा। ये हमारे पास बेसिकली अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में जो है ये शामिल होता है। इसके की एस्पेक्ट्स में ये होता है कि इसमें जो है हमारे पास अमाइनो ग्रुप एक मॉलिक्यूल से जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल तक, यानी एक अमाइनो एसिड से दूसरे कीटो एसिड तक जो है ये ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा ये एंजाइम में भी जो है एज अ कैटलाइज्ड परफॉर्मेंस देता है, यानी इस प्रोसेस के थ्रू जो है कैटलाइजेशन होती है
जिनको फिर हम ट्रांस एमिनेजेस या एमाइनो ट्रांसफेरेजेस के नाम से जो है इसको फिर हम डिनोट करते हैं। एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका एक अहम किरदार है, क्योंकि इसमें हमारे पास कन्वर्जन होती है एक एमाइनो एसिड की दूसरे में, और जिसकी वजह से न्यू एमाइनो एसिड की जो है वो सेंथिसिस होती है। इनमें फिर हमारे पास दूसरा जो प्रोसेस है वो है ट्रांस एमिनेशन। ये वो केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें एक एमाइनो ग्रुप जो है, जिस तरह हमने बात की ट्रांस डीएमिनेशन की, यानी कि अमाइनो ग्रुप का रिमूव होना, इसमें दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो रिएक्शन होता है। एक अमाइनो एसिड में हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा और दूसरे अमाइनो एसिड में हमारे पास कीटो एसिड होगा, यानी दूसरा जो होगा वो कीटो एसिड होगा जिसके अंदर कीटो ग्रुप होगा। अब ट्रांस एमिनेशन में क्या होगा कि ये जो अमाइनो एसिड है जिसके पास अमाइनो ग्रुप है, ये कीटो एसिड को अपना अमाइनो ग्रुप दे देगा और कीटो एसिड के पास जो ओ ग्रुप है वो इससे वो प्रोसेस ले लेगा। इसके जो की एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, वो एक तो ये एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में अपना किरदार अदा करते हैं, एक ये न्यू एमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन में, यानी ट्रांस एमिनेशन से हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज करती है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बाय ट्रांसफरिंग जो है ट्रांसफ़र करते हैं अमाइनो ग्रुप टू कीटो एसिड्स, और उसकी वजह से वो जो ओल्ड वाले होते हैं वो रीसिंथेसाइज हो जाते हैं और न्यू अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये जो है दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान में इक्वल जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी अमाइनो ग्रुप और कीटो ग्रुप में। इसमें हमारे पास जो है बहुत से अमाइनो एसिड जो हैं ये शामिल होंगे। ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स गिवन है, सिवाय इन अमाइनो एसिड में इनके दरमियान में जो है वो ट्रांस एमिनेशन जो है वो नहीं होती। अगर हम इनके रिएक्शन की बात करें तो ये जो है हमारे पास अमाइनो एसिड है जिनके अंदर जो है वो अमाइनो ग्रुप है। ये एक एंजाइम था अमाइनो ट्रांसफेरेज पेरिडॉक्सल फास्फेट, इनके नतीजे में इनके दरमियान में रिएक्शन हुआ। तो अब ये इसमें हमारे पास ये कीटो एसिड था जिसके अंदर ओ ग्रुप था, ये अमाइनो ग्रुप था। अब यहाँ पर जब इनमें अमाइनो ट्रांसफेरेज पेरिडॉक्सिल फास्फेट एंजाइम हुआ तो अब यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप की जगह ओ ग्रुप आ गया और यहाँ पर ओ ग्रुप की जगह अमाइनो ग्रुप आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रांस एमिनेशन है। अब अगर हम डीएमिनेशन की बात करें, यानी कि अब ये वो प्रोसेस होगा जिसमें हम बाकायदा तौर पर एक मॉलिक्यूल से जो है वो अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देंगे। यानी कि एक अमाइनो एसिड से, एक अमाइनो मॉलिक्यूल से हमारे पास जब पूरा का पूरा अमाइनो ग्रुप हम रिमूव कर दें तो फिर हम उसको डीएमिनेशन बोलते हैं। इसमें फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन आती है, नॉन ऑक्सीडेटिव यानी रिडक्शन डीएमिनेटिव, और हाइड्रोलाइटिक और इंट्रा मोलिक्यूलर डीएमिनेशन जो है ये हमारे पास इन्वॉल्व होती है। अब ये जो डीएमिनेशन होती है ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो है एमोनिया फॉर्मेशन के लिए, यानी कि इसके थ्रू जो है जब हम एलिमिनेट करते हैं तो इसकी वजह से हम एमोनिया की जो है वो फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। अब रिडक्शन डीएमिनेशन जो है ये क्या होता है, इस प्रोसेस को जो है वो हम रिडक्टिव एमिनेशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ज़्यादातर हम इसको रिडक्टिव डीएमिनेशन भी जो है ये हम इसको कहते हैं। अगर हमारे पास डीएमिनेशन रिएक्शन में जो नॉर्मल हमने पढ़ा कि इसमें जो है अमाइनो ग्रुप जो है वो एक अमाइनो एसिड से जो है वो रिमूव होगा, तो इसमें हमारे पास रिडक्शन होता है, यानी कि इसमें जो है एमाइनो एसिड जो है वो फैटी एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन की बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो एमाइनो ग्रुप होगा वो भी मॉलिक्यूल से जो है वो रिमूव होगा, और इसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स भी जो है वो शामिल हो सकते हैं जिसके थ्रू हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं और उसके थ्रू हम अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को जो है वो रिमूव करेंगे। इसमें अमाइनो एसिड हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट होता है। अब अगर हम इंट्रामोलिक्यूलर डीएमिनेशन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास वही रिएक्शन ग्रुप जो है शामिल होगा जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो किसी भी इंटरनल रीअरेंजमेंट की वजह से या किसी भी उसी मॉलिक्यूल के अंदर जो है सेम मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस होंगी और उसी प्रोसेसेस के थ्रू उसके अंदर से जो है वो अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। यानी कि इस प्रोसेस में हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट होगा।
अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जो कि हमारे पास डीएमिनेशन की ही एक टाइप है। अब इसमें भी अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव होगा, लेकिन उसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ये शामिल होगा। अब इस रिएक्शन का नतीजा ये निकलेगा कि इसके नतीजे में हमारे पास कीटो एसिड और एमोनिया यानी NH3 की फॉर्मेशन होगी। इसके की एक्सपेक्ट क्या होते हैं कि एक तो ये एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं, यानी कि ये एंजाइम जो है इनकी वजह से ये कैटालाइज्ड हो जाते हैं। डिहाइड्रोजिनेसिस जो है ये इनमें शामिल होते हैं। जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होते हैं इनमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होती है, तो जो कि हमारे पास जो है रिजल्ट में होते हैं, जिसमें जो कोएंजाइम्स हैं हमारे NADH है, FAD है, उनकी रिडक्शन हो जाती है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होगी, तो जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो वो हमारे पास जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे, रिडक्शन के प्रोसेस में चले जाएंगे। इनकी इम्पोर्टेंस है कि ये अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में जो है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं, स्पेशली उसके कैटाबॉलिज्म में, यानी कि जब हमारे पास वो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं कैटाबॉलिज्म, तो ये अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये यूरिक साइकिल में अपना किरदार अदा करता है, जिसमें हमारे पास जो एमोनिया प्रोड्यूस हुआ था वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है यूरिया में कन्वर्ट हो सकता है और किडनी से जो है वो एक्सक्रीट हो सकता है। ये हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूलर से जो है ग्लूटामिक एसिड से जो है उनसे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो है वो बनाया गया है। साथ साथ जो है ये अमोनिया इसके साथ प्रोड्यूस हुआ है, जो कि आगे यूरिया साइकिल के थ्रू जो है किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगा। अब ये हमारे पास वो प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन से यूरिया के बनने का सफ़र है कि ये किस तरीके से जो है ये अपना सफ़र करते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है प्रोटीन। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से प्रोटीन अमाइनो एसिड में जो है ये कन्वर्ट हो गया। अब अमाइनो एसिड के अंदर जो है वो ट्रांस एमिनेशन होगी, जिसके थ्रू जो है ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है हमारे पास अमाइनो ग्रुप और कीटो एसिड आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ग्लूटामेट बन जाएगा। अब ये ग्लूटामेट जो है डिहाइड्रोजिनेशन इसकी हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाएगा, इसकी डीएमिनेशन हो जाएगी, अमाइनो ग्रुप जो है वो इससे रिमूव हो जाएगा, ये एमोनिया बन जाएगा। अब वो एमोनिया जो है वो अगर डायरेक्टली जो है लिवर के थ्रू यूरिया तक पहुंचा तो ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा, और अगर इसकी डिटॉक्सिकेशन जो है डिफरेंट टिश्यूज तक हुई तो ये ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ से इसकी डीएमाइडेशन हो जाएगी किडनी में, वहाँ से फिर ये ग्लूटामेट और NH4+ में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये अमोनियम आयन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यूरिन में जो है वो एक्सक्रीट होंगे। अब बचा ग्लूटामेट, जिसकी डीएमिनेशन हो जाएगी किडनी में, इससे अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, इससे दोबारा से जो है अमोनियम आयन बन जाएगा और 2 ऑक्सोग्लूट्रेट बन जाएंगे, और ये भी हमारे पास फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास इनटेक है प्रोटीन्स का, फिर उसकी कैटाबॉलिज्म है, और फिर नाइट्रोजन की फॉर्म में जो है उसका बॉडी से एक्सक्रीट होना है। अब हम पढ़ते हैं यूरिया। यूरिया जो है ये 1727 में डिस्कवर हुआ था डच साइंटिस्ट हरमन बियरहाफ के थ्रू। इसमें जो है उसने बताया था कि हम जो है इन जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसने सिल्वर साइनेट को जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है वो प्रोसेस करवाया था, और उसने जो है यूरिया को आर्टिफिशियली जो है वो प्रिपेयर किया था। ये वो फर्स्ट टाइम था जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसने चैलेंज किया था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करेगा। तो ये वो फर्स्ट टाइम था जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया था इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स के, विदाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हम सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन इसके बाद जो है वो बिल्कुल माइंड सेट चेंज हो गया, क्योंकि जो हमारे पास ये बॉहलर था इसने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हुए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया जो है वो इसने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था। इस डिस्कवरी के लिए जो है बॉहलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उस लक़ब से नवाजा गया। अब ये जो है आप लोगों ने MCQs के लिए जो है वो याद रखना है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो यूरिया साइकिल है वो किन स्टेप्स के थ्रू जो है वो कंप्लीट होता है।
हमारे पास स्लाइड्स में जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती, तो आप लोग स्लाइड से ज़्यादा जो है जो मैं आपको स्टेप्स बता रही होती हूँ तो उनको साथ-साथ जो है वो नोट किया करें। तो जो हमारे पास यूरिया साइकिल है ये स्टार्ट होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन से, यानी कि एमोनिया कन्वर्जन से। इसमें जो एमोनिया होता है, जो NH3 होता है, वो कार्बोमाइल फॉस्फेट के जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है वो होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज यानी CPS1। ये वो एंजाइम होता है जो कि हमारे पास लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो शामिल होता है। उस एंजाइम के थ्रू हमारे पास जो अमोनिया है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन के लिए हमें टोटल 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं चाहिए होते हैं, और बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो चाहिए होते हैं। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट होता है ये ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट करता है, इस वजह से हम इसको ऑर्निथीन यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। तो ये जो है ऑर्निथीन जो कि एक एमाइनो एसिड है, ये उसके साथ रिएक्ट करता है जिसके नतीजे में हमारे पास सिट्रोलिन बनता है। ये जो रिएक्शन होता है ये एक एंजाइम जिसको हम ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज यानी OTC सिंपल, इसको हम इस एंजाइम के थ्रू जो है वो कैटागलाइज कर सकते हैं, और इसके थ्रू ही जो है ये सिट्रोलिन में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है आर्गिनिन सिसिनेट। अब ये वो स्टेप होता है जिसमें ये जो सिट्रोलिन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से, अब लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब कुछ अभी तक हो रहा था, अब ये लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया से जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और चला जाएगा ये साइटोसोल में, जहाँ पर ये एस्पार्टेट के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास आर्गिनिनोसिसिनेट बनेगा। अब ये रिएक्शन जो है इसको हम एक एंजाइम जो आर्गिनोसिसिनेट सिंथेटेज, ये हमारे पास ASS के थ्रू आप लोग सिंपल याद कर सकते हैं, तो ये इसके थ्रू जो है ये हमारे पास आर्गिनोसिसिनेट में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है आर्गिनिन और फ्यूमेरेट की फॉर्मेशन। ये जो आर्गिनोसिसिनेट है ये क्लीव्ड हो जाएगा, यानी ये कट हो जाएगा आर्गिनिन और फ्यूमेरेट में। एक एंजाइम है आर्गिनोसिसिनेज, यानी ये जो एज लग जाता है इसका मतलब है कि ये एक एंजाइम है जिसके थ्रू जो है ये कट हो जाएगा, आर्गिनिन अलग हो जाएगा और फ्यूमेरेट जो है वो अलग हो जाएगा। अब यूरिया प्रोडक्शन किस तरीके से होगी कि ये जो आर्गिनिन होता है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है ताकि ये यूरिया को जो है वो फॉर्म कर सके, और ऑर्निथीन में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है आर्गिनेज एंजाइम की मदद से। उसके बाद ये जो ऑर्निथीन होता है ये दोबारा से साइकिल में री इंटर हो जाता है और उसी तरह कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ जो है वो रिएक्शन करता है, और ये जो साइकिल होता है ये चलता रहता है। अब अगर हम इस साइकिल की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये हमारे बॉडी से जो है टॉक्सिक एमोनिया को रिमूव करने में मदद करता है, नाइट्रोजन बैलेंस को रेगुलेट करता है, उसके अलावा ये यूरिया को प्रोड्यूस करता है जो कि यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। और यहीं तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।